ही कल तक है, तू ही तो फलक है, तू ही तेरा लक है। तू ही जग में अलग, तू ही बेधड़क है, तेरी ही महक है, तू ही तेरा लक है। इस पल में जियो, वक्त को जाने ना तो, अब दिल में जो आग है उसे बढ़ जाने दो। तेरी शान की पहचान हो, कुछ ऐसा कर दिखाना कि नाम लेगा ये जमाना, तेरा नाम लेगा ये जमाना। नमस्कार। आज का विषय हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, मेरे मन से ज़रूर आप लोगों के मन में भी बहुत बार वो प्रश्न उठा भी होगा और उसका जवाब भी आपने अपने आप को दिया होगा। चलिए आज इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हमने क्या सोचा है इस सब्जेक्ट के बारे में। ज़रा ऑडियो विजुअल देखिए। मैं कौन हूं? ये जीवन क्या है? क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य? मेरी पहचान क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? ऐसे सवालों का सामना अक्सर हम सब करते हैं। ये सवाल सुनने में भले ही आसान लगें, लेकिन असल में इनके जवाब आसान नहीं हैं। इन सवालों के जवाब जानने के लिए जरूरी है सबसे पहले अपने आप को जानना, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना, क्योंकि ये एक सवाल नहीं, अपने आप में एक जवाब है। अपने आप को चुनौती देने की हर कोशिश अपने आप को जानने का एक प्रयास है। जी, क्या लगा आपको? आपके मन में क्या आता? आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ, जब आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि आप कौन हो, आप क्या जवाब देंगे? सर, आई थिंक आई एम ए लर्नर। बचपन से मैं सीख रही हूँ कुछ, कभी खाना खाना सीख रही हूँ, कभी चलना सीख रही हूँ, बोलना सीख रही हूँ, पढ़ना। अभी MBA में पढ़ रही हूँ, वो भी सीख रही हूँ, एंड आगे जाके जॉब में जो काम होगा वो सीखूंगी। तो फॉर मी आई एम ए लर्नर। You are a learner. यस सर। You will not call your name yourself that you are. What is your name? सर, माय नेम इज श्रुतपा दत्ता। शुतपा दत्ता। Yes, sir. So, वो क्यों नहीं कहते कि मैं शुतपा दत्ता हूँ? नाम जो है वो केवल व्यावहारिकता को पूरा करने के लिए अपना नाम दिया गया, समाज ने नाम दिया, माता पिता ने नाम दिया, वो व्यावहारिकता के रूप में नाम है। अगर नाम ही एक सत्य होता तो किसी समय में आपको, जैसे उन्होंने लर्नर कहा, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते हो तो टेलीविज़न पे आता है एथलीट्स ऑफ सो एंड सो कॉलेज वन सो एंड सो थिंग। उस समय आप एथलीट हो। कभी आप जब अच्छे मार्क्स लेके आपका वजीफ़ा मिला तो यू आर डिस्टिंक्शन के में पास हुआ आदमी है। तो अलग अलग जगह वो बदलता नहीं, पर बदलता है वो। जब हम बात करते हैं कि मैं कौन हूँ, सबसे पहले आत्म विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। अपने बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। अपने बारे में समझने के लिए रास्ता स्पिरिचुअलिज्म भी हो सकता है। अपने बारे में समझने का आध्यात्म भी एक शिक्षा भी एक साधन हो सकती है। और जीवन में हम बात करते हैं कि मैं कौन हूँ, ये प्रश्न तो जीवन पर्यंत चलता रहेगा, लेकिन शुरुआत से लेकर हर बार चेंज भी होता रहता है, एटीट्यूड भी चेंज होता है। उस दौरान हम सीखते भी बहुत कुछ हैं और सही प्रश्न कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि रेगुलर प्रोसेस चलती है और इसके लिए निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है अपने आप में, और रेगुलर वे में हमें करना पड़ता है ये सब कुछ। जी, हु एम आई? सर, जब भी मैं क्वेश्चन सोचता हूँ, जैसे अगर मैं अपनी बैक स्टोरी, मतलब बचपन से जैसे हम लोग सोचते हैं, बचपन में हमारे बड़े बड़े डिज़ायर्स होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े डिज़ायर, यूज़ टू ड्रीम बिग। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सराउंडिंग को देख के अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं थोड़ा। ऐसी मेरी थिंकिंग है कि मतलब मेजॉरिटी लोग जो कर रहे हैं हम उसी you are kind of a collection of desires. यस सर। Huh? यस That is what you are. सर। यस। And later on, what you said?
सर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम सराउंडिंग की तरह अपने आप को ढालने लगते हैं, बट सर जितने भी एंटरप्रेन्योर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स के हम वीडियोस देखते हैं उसमें एक चीज़ बोली जाती है ऑलवेज, ड्रीम बिग ड्रीम बिग ड्रीम बिग, एंड तो उसके बाद ड्रीमर बन जाते हैं आप। यस गुड जी। मेरा नाम दीपेंद्र चंद्र झा है। ये नाम मुझे दिया गया है, बट एक्चुअली मैं हु आई एम इज़ नॉट दिस बॉडी। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। इन अ वे आई एम आत्मा ऑफ अ परमात्मा। आई एम डिराइव्ड फ्रॉम दैट। बहुत अच्छी बात, बैठिए। अच्छा, सो अब एक बार राजा जनक को जब वो एकदम लड़ाई लड़ने के लिए गए, वहाँ पे बुरी तरह से हार गए, जख्मी हो गए, मरने की स्थिति में पहुँच गए, तभी उनकी आँख खुली। अपने गुरु को बुलाया कि महाराज भगवान, मैंने इतना सपना देखा, ऐसा सपने में मेरे साथ ऐसा हुआ, तो क्या वो सच था या अब जो मैं देख रहा हूं ये सत्य है? तो इसलिए ये एक सच्चाई ये है कि हम मनुष्य कभी भी एक 3 स्थितियों में जिंदा रहता है। एक स्थिति है जो अब हम हैं, अवेकन, वी आर अवेक। इस समय मैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा आपको लेक्चर दे रहा हूँ, डीएससी शो कर रहा हूँ, आप मेरे को सुन रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपके जो हैं, आपको पता है आज के जीवन में जो आप कार्य कर रहे हैं, आप टीचर हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सब इस अवेकनिंग स्टेज में हम जो हैं वो हमको अभी पता है। ठीक, एक स्थिति, दूसरी जिंदा पे जो रहते हैं हम, ड्रीमर स्टेज, ड्रीम्स अवस्था। ये बॉडी जब हम सोते हैं हम ड्रीम करते हैं। एक अरबपति खरबपति व्यक्ति अपने आप को भिखारी के रूप में देखता है, तो उस समय जब वो उस ड्रीम अवस्था में है, उस समय उसकी वही सच्चाई है, उस समय की सच्चाई वही है ड्रीमिंग अवस्था में। और तीसरी जो है डीप स्लीप, जिसके अंदर वो एक प्रकार से मरणासन में है, उसको उस समय कुछ सपना नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, वो बॉडी सो रही है जैसे कि मुर्दा एक सोया हुआ हो। तो ये 3 स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग माना गया किसी भी किताबों में, समझिए किसी भी चीज़ में, और ये आपके साथ होता है। जो प्रैक्टिकल बात है, मैं ये नहीं कहता कि कोई शास्त्रों की बात कर रहा हूँ या कोई किसी भगवान ने मुझे बता दिया इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, या किसी गुरु ने बता दिया तो इसलिए कर रहा हूँ। ये आपके साथ, हमारे साथ, सबके साथ होता है कि नहीं? इन 3 स्थितियों के अलावा कोई चौथी स्थिति में हम रहते हैं क्या? सर, जो योगीज अटेंड कर लेते हैं, अटेन कर लेते हैं योगीज, जिनको ट्रांस, योगीज क्या अटेन कर लेते हैं? ट्रांस टाइप मेडिटेटिव स्टेट। नहीं, उसको क्या कहते हैं आप बताइए? वो हिंदी में सर तुरिया अवस्था, मतलब हाँ, तुरिया अवस्था। तुरिया अवस्था, वो उसको कहते हैं कि ये जो चित्त और मन, जो आज ये सच्चाई है, इसके परे की बात जब वहाँ आदमी पहुँच गया, उस अवस्था में पहुँच गया, तो उसको अलग एक चौथी अवस्था कहते हैं। लेकिन वो अवस्था में हमारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती, वो इंद्रियों के परे की चीज़ है। तो इसलिए जिंदा रहते हुए हमारे साथ 3 के अलावा कुछ चौथी अवस्था नहीं है। सो अगर इसको बात को आगे बढ़ाएं, जैसे मैंने कहा पहले कि आप लोगों ने भी अपना कई नाम लिया, किसी ने आत्मा कहा, किसी ने कर्मयोगी, कर्मा करने वाला कहा, किसी ने कुछ कहा। तो अगर देखें तो हम अपना रोल जगह जगह हर समय पे बदलते रहते हैं। और जिसे मैंने पिछले वीक का शो अगर आपने देखा, उसमें बताया, अगर गहराई से सोचेंगे तो जो विचार, किसको दर्द होता है जब शरीर में दर्द होता है, किसी प्रकार का भी दर्द हो, चाहे सूजन हो, किसी बहुत दौड़ के आए हों, रात को नींद नहीं आई, उस दिन काम कर रहे हैं तो शरीर दर्द करने लगता है।
तो उस दर्द को कौन महसूस करता है? मैं महसूस करता हूँ। वो मैं कौन है जी? वो मैं कौन है? मैं वो अगेन घूम के वहीं आ गए हम। चलिए बताइए। माइंड इन आवर बॉडी। हाँ, माइंड इन बॉडी। आवर माइंड इन द बॉडी फील्स दैट पेन। लेकिन ऐसे ही जो 6 इंद्रियां हमारी हैं, टच पॉइंट की 6 जो द्वार हैं, जो वो सब जो चीज़ें हैं, उन पर जो चीज़ें होती हैं, उस पर जो रिएक्शन हम करते हैं, वो एक्चुअली जो विज्ञान जो जागता है, जो उसको बात को सुन के उसको कहता है कि कुछ आया, वो विज्ञान आपका जो है वो एक मैं का रूप है। मैं यानी ये जो 3.5 हाथ की काया, हार्ड मास का पुतला, ये मैं नहीं है। और ड्रीम स्टेज में भी जब आप जाते हैं तो वो भी एक रियल अवस्था है, उसको भी आपका जो ड्रीमिंग माइंड है वो महसूस करता है। जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो हम लोग सांसारिक व्यक्तियों की वो है, उसमें तो ये मानना पड़ेगा कि जो हम बनना चाहते हैं, जैसे हम जाना चाहते हैं, वैसे कर्म करेंगे हम तो वैसे ही जाने जाएंगे। और उसके लिए हमको अपना लक्ष्य निर्धारित तय करना पड़ेगा और उस पर काम करते रहना पड़ेगा। तो कर्म भी बीच में आ गया, आपकी चॉइसेस भी बीच में आ गई, और जितनी और बातें आप लोगों ने अलग अलग जगह से अलग अलग तरह से कही, वो सब उसके अंदर समाहित हो जाती है। अगर अध्यात्म के रूप से देखें तो केवल जो हमारा विज्ञान 6 इंद्रियों के हैं, जो हमारे साथ घटता है, उसके ऊपर जो रिएक्ट करता है वो विज्ञान करता है, उसी को ही मैं कहा गया। जहाँ आप अच्छे कर्म करने लगते हैं, कुछ लोगों को देने की भावना रखने लगते हैं, जहाँ आपके मन में करुणा जागती है, जहाँ जैसे पिछले हफ्ते आपने देखा होगा शो में, एक गुप्ता जी पुराने 85 वर्ष के पुराने बुज़ुर्ग गरीबों को ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के सामने सामान बांटते हैं, खाना देते हैं, सब करते हैं। जब उनकी वो भावना में चले गए तो उनका मैं मेरा ख़त्म हो गया। ये मुझे लगता है कि ऐसे आदमियों का, ऐसे व्यक्तियों का उसमें चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आज हमारे बीच में इसी प्रकार की एक शख्सियत हमारे साथ में हैं, श्री रवि जी कालरा। इनको कहा गया नो हॉन्किंग मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने एक हफ्ते के अंदर 1 लाख कारों के ऊपर स्टिकर लगाए कि डोंट हॉन्क, नो हॉन्किंग। इससे पहले अभी ज़रा देखें एक ऑडियो विजुअल जो है, इन्होंने कैसे ये शुरू किया। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। रवि कालरा, वो शख्स जिन्हें लोग नो हॉन्किंग मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। आर्थिक तंगहाली में अपना बचपन गुजारने वाले रवि कालरा छोटी उम्र में ही मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर बन गए और अपने खेल की बदौलत करीब 47 देशों की यात्रा तय की। दूसरे देशों से तुलना करने पर रवि को महसूस हुआ कि कैसे ध्वनि प्रदूषण भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। भगवान जी के आशीर्वाद से मेरे को अराउंड 47 कंट्रीज़ ट्रैवल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं जिस भी वेस्टर्न कंट्री में गया, मैंने वहाँ कभी हॉर्न बजते नहीं देखे। उल्टा वहाँ तो क्राइम की तरह इसको देखा जाता है, हॉर्न बजाने को। तो मैं बहुत परेशान रहता था कि हमारी कंट्री में इस हॉर्न को इतना मिसयूज़ क्यों किया जाता है। तो मैंने फिर प्रण ले लिया, इसमें लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ। तो सन 2008 से ये नेवर एंडिंग अभियान हमारा चल रहा है। रवि कालरा ने नॉइज पोल्यूशन को जड़ से मिटाने का बीड़ा उठाया और वो इसके खिलाफ अब एक मुहिम चला रहे हैं। इसलिए मैंने काफ़ी स्लोगन्स लिखे, गाड़ियों के पीछे बैक बम्पर्स पर स्टिकर्स लगाने शुरू किए,
एक स्टिकर पर मैंने लिखा डू नॉट हॉन्क, और कई जगह लिखा डू नॉट हॉन्क इफ़ यू लव पीस, कई जगह लिखा कि डियर अंकल कांट यू ड्राइव विदाउट हॉन्किंग, ताकि किसी तरह के लोग मान जाएं कि बिना वजह से हॉर्न नहीं बजाना है हमें। आप जानते हैं कि देश का विकास तब तक मुमकिन नहीं है जब तक देश के सामने चुनौती बनकर खड़ी मुश्किलों से लड़ा नहीं जाता। आप अपने मकसद को अपनी दिशा बनाकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ताकि देश विकसित होने के साथ साथ खुशहाल और समृद्ध भी हो सके। ये आपके मन में विचार कब से आया, कैसे आया कि यू बिकेम नो हॉन्किंग मैन ऑफ इंडिया? एक्चुअली सर ये मुहिम मैंने सन 2008 में शुरू की और बिल्कुल निस्वार्थ भावना में, और मैं पास में काफ़ी कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल किया। वैसे तो बहुत गरीब परिवार से थे, लेकिन लाइफ में बड़ी ईमानदारी और मेहनत से मैंने अपने सारे अचीव किया अपने टारगेट्स, और कोई अराउंड 47 कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल किया। लेकिन किसी भी सभ्य कंट्री में जाता था तो मैंने कहीं भी वहाँ हॉर्न बजते नहीं देखे, तो मैं बड़ा परेशान रहता था कि हमारे देश के अंदर जो अननेसेसरी व्हीकल हॉकिंग है। हाँ जी, यू आर मिसिंग समथिंग। जो आदमी को नॉइज में रहने की आदत पड़ जाए और उसको अचानक आप शांति का वातावरण दे दो, हाँ जी, तो कहेगा अरे हुआ क्या, समथिंग इज मिसिंग। जी सर बिल्कुल, मैंने ऐसे रियलाइज़ किया कि हमारे देश में जो हॉकिंग की डेफिनेशन है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। वो इतनी ख़राब हो चुकी है कि हम एम्बुलेंस को भी जगह नहीं देते। और फॉरेन के अंदर ऐसे है कि अगर आपने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो आपके आगे जाने वाली 5 गाड़ियाँ आपको साइड दे देंगी। उनको लगता है कि आपकी गाड़ी में मरीज है, इसलिए आपने हॉर्न बजाया और आपको हक चाहिए आगे निकलने के लिए। तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए। पर आप उसको क्या कहेंगे जब मैं अपना घर में बर्थडे मना रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ, 100-200 दोस्तों को बुलाए हुए, बड़े ज़ोर से ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, पूरे मोहल्ले में आवाज़ जा रही है, उसको क्या कहेंगे? सर कायदे से तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके भी नॉर्म्स बनाए हैं कि एक स्पेशल टाइम जोन बनाया हुआ है, उसके अंदर ही आप ऐसे नॉइज़ फैला सकते हैं, जैसे कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में या फिर पार्टीज के अंदर। कोई मानता तो नहीं ना उनको। ये मानना चाहिए, तभी देश का बुरा हाल हो रहा है इस समय कि हम सब मानते ही नहीं है कानून को। अल्टीमेटली आप जो घर बैठे देख रहे हैं इस DSC शो को, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये हम और आप हैं जो वातावरण के अंदर पोल्यूशन फैलाते हैं, ना कि इस देश में कानून हैं, इस देश की सब व्यवस्था है। और आपके मेरे मन में भी आएगा जब हमको कुछ अच्छा कान में आवाज़ जब प्रेशर से आती है, वो हमें भी बुरा लगता है, तो क्यों हम फिर बार बार करते हैं। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, हर भाषण में वो कहते हैं कि जब तक इस देश के 125 करोड़ लोग अपने आप का लक्ष्य तय नहीं करेंगे किसी न किसी चीज़ का, तब तक देश सरकार के भरोसे सुधर नहीं सकता। आप क्या कालरा जी से क्या सवाल पूछना चाहेंगे? सर आपका ये काम सुन के बड़ा अच्छा लगा, हम जैसे युद्ध को प्रेरणा मिली, लेकिन आपको ये सब करने के लिए आपके पास फाइनेंस वगैरह कहाँ से आता है बेसिकली? वैसे तो आपने सबसे मुश्किल प्रश्न पूछ लिया, लेकिन हाँ इस बात का आंसर ये है कि जो हमारे साथ हो रहा है कि अगर आप निष्काम भावना से ईश्वर को समर्पित अगर सेवा करेंगे तो नेचुरल फोर्सेस आपको स्ट्रेंथ करेंगी। वही स्ट्रेंथ हमारे साथ भी है। हमारे पास हमारी संस्था जो है वो सरकार से मान्यता प्राप्त है, लेकिन आपको जान के दुख लगेगा, अनफॉर्चुनेटली आज तक कभी कोई गवर्नमेंट पैसे नहीं मिले, और उसके बावजूद भी इतना खर्चा है, हर रोज़ का खर्चा लाखों में है। लेकिन अगर आप निष्काम सेवा करेंगे तो अपने आप लोग आके हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ भी है, कुछ लोगों ने मंथली प्लेज कर दिया, उससे सेवा चलती रहती है और दिन रात हम लगे रहते हैं। काम करने की नीयत अच्छी हो तो धन की और रिसोर्सेज की कमी नहीं रहती। इस बात का बड़ा उदाहरण कालरा जी तो है ही हैं, आपकी ये संस्था भी है। ये सब करने पर आपको कुछ और ज़्यादा अंदर से महसूस हुआ कि आप कौन हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी कुछ समझ में आया, सीखने को मिला। यही समझ में आया कि हम सब भी ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन देखें, जो मानव का ब्रेन है वो किसी भी प्राणी से मैच नहीं खाता है, वो सबसे अल्टीमेट है।
तो मुझे लगता है कि भगवान ने इसलिए हम सबको अल्टीमेट ब्रेन दिया था ताकि हम जीव जंतुओं, वनस्पति और मानव कल्याण और अपने ब्रह्मांड के लिए कुछ करें। इसलिए हमें यहाँ पर भेजा गया था और हमें सेवा करनी चाहिए। वेरी गुड। इन्होंने इनका कहने का मकसद कि देखिए, पशु कोई भी होता है, गाय है, गाय घास ही खाएगी, वेजिटेरियन ही खाएगी। शेर है, वो नॉन वेज ही खाएगा। तो उनका जो माइंड है पशुओं का और जितने बीइंग्स हैं, उनका माइंड इज़ प्री डिटर्मिन्ड। उनका कंप्यूटर में पहले से प्रोग्राम फिक्स है, उसके आगे पीछे वो कुछ नहीं करते हैं और कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये मनुष्य का ही माइंड है जो एक सोच सकता है, अच्छे भले की जान पहचान कर सकता है, उस पर अमल कर सकता है, उसमें करुणा भी जग सकती है, उसमें घृणा भी जगती है, दोनों जगती है। जो दर्शक मेरे घर पे बैठे हैं, इस शो को देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सबको सेवा करनी चाहिए। इससे आपकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी होएगी, आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, आपके दुश्मन भी आपसे दूर बन जाएंगे और जो भी आपके काम नहीं बनते हैं वो भी बनने लग जाएंगे। आपकी भगवान जी से कनेक्टिविटी भी हो जाएगी और सेवा का रास्ता ही आपको मोक्ष की तरफ लेके जाता है। बहुत अच्छे, बहुत। कालरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शो पर आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। DSC शो में मैं केवल अकेला मोटिवेटर रहूं या मैं अकेला हूं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। हमारे पास और भी बहुत मोटिवेटर्स रहते हैं, इस देश में हैं। तो हमारे बीच में ऐसे ही आज एक गेस्ट को मैंने बुलाया है। तो इनका साची सोनी जी एक माउंटेनियर हैं, ये वो हमारे बीच में हैं। मैं उनको बुलाना चाहूँगा यहाँ आपसे बात करने के लिए। स्वागत है साची, वेलकम वेलकम। साची जी, आपने यू आर फर्स्ट फ्रॉम द कंट्री टू रीच माउंट एल्ब्रूस, climbed Australia's 10 highest peaks, North America's highest peaks, -40 degrees में, and pulled 16 kg of weight for 22 days. Can you look, does she look like that? I don't think she look like that to me. Where do you get this energy from? So everything is mind actually, you know. So everything is mind. Yeah, everything is in your head. Yeah, so you have to believe yourself that yes, you're capable of doing that. And I think also apart from that, you have to do a lot of hard work. So which you obviously cannot escape. Hard work से, परिश्रम से आप कभी भाग नहीं सकते अगर आपको better results चाहिए तो। चलिए आपके प्रश्न साची से। My question was कि how do you get motivated to this is a very tough task you have to do, climbing mountains in such low temperatures. So how do you get motivated from your family or friends or so? Well, I really think when you talk about motivation, first of all, if you're doing something that you love, motivation अपने आप आ जाएगा. Secondly, I really think family and the society, they play very important role because अगर family का support and strength होता है तो आप automatically mind में कहीं ना कहीं सोचते हो. Because जब मैं पहाड़ चढ़ती हूँ तो ऐसा भी होता है, एक महीने तक मैं अपनी मम्मी से बात नहीं कर पाती हूँ, पापा से बात नहीं कर पाती हूँ, तो मम्मी ज़रूर चिंता में रहती है क्योंकि आजकल इतने एवलांच एंड अर्थक्वेक्स वगैरह आ रहे हैं. तब मेरी सिस्टर, छोटी बहन जो है, वो आके मम्मी को बोलती है कि मम्मी नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, सो जस्ट रिलैक्स. एंड देन जब मैं अचानक से जैसे ही नीचे आती हूँ, मम्मी को फ़ोन करती हूँ, देन शी इज़ सो हैप्पी दैट कैसा रहा, कैसा ये सब, यू नो. तो इट्स लाइक दिस. My question is that you said right now everything is mind. Yeah. So एक लाइन मैंने पढ़ी थी, to change your life you must change yourself first. तो प्रैक्टिकल लेवल में व्हाट आर द रियल स्टेप्स एंड व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस्ड? वेल, ये चीज़ तो बिल्कुल सही है. देखो, अगर ऐसे भी कितने लोग होते हैं जो सोचते हैं मैं देश बदल दूंगा, ये बदल दूंगा. मुझे लगता है सबसे पहला बदलाव ना हमारे घर से शुरू होता है, चाहे वो इक्वालिटी हो, जेंडर इक्वालिटी हो, चाहे कुछ भी हो. अगर आप अपना आसपास का इन्वायरमेंट सही कर सकते हो तब आप बड़े लेवल पे सोच सकते हो. बिकॉज आपको जब आप चैलेंजेस फेस करोगे धीरे धीरे लाइफ में, देन यू विल लर्न यार एक्चुअली फेलियर्स आर इनएविटेबल इन लाइफ. वो आएंगे, यू कैन नॉट स्टॉप देम. बट जो सबसे ज़्यादा लर्निंग आपको मिलेगी वो आपके फेलियर्स से मिलेगी, मोर देन योर सक्सेस.
So challenges that I faced were obviously before any climb. Like now I'm headed 7,000 मीटर की माउंट सतोपंथ क्लाइंब करने जा रही हूँ जो गढ़वाल हिमालयाज़ में है. It's one of the most technical peaks in the Himalayas. तो उसके लिए I have to prepare, train myself. Now I'm in MA final year. I'm also working. I also have to dedicate 3 hours every day for my training, which is 10 kilometers running, swimming. Because कुछ भी पाने के लिए ना there has to be a plan that you have to follow and also discipline. Discipline in life is must. ऐसे नहीं होता है यार आज मिस कर दिया वो मिस कर दिया. जब मतलब स्वामी विवेकानंदा की मैंने बहुत किताबें पढ़ी है और उनका एक कोट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी. जब आप कोई एक एम अपनी लाइफ में ले लेते हो ना तो डेडिकेट एवरीथिंग टू दैट, एवरी नर्व माइंड बॉडी एवरीथिंग टू दैट. एंड देखना आप, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात. ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो इम्पॉसिबल लगेगी आपको लाइफ में. अपने परिवार के अलावा आप किससे सलाह लेती हैं अगर आपको कोई कहीं फंस जाएं, कोई अटक जाएं, कोई आपके टीचर और ये कोई हैं, या किससे सलाह लेती हैं आप अगर कहीं उलझ जाएं मन में, दिमाग में, किसी और बात में? कभी जो जितनी क्विकली आप माउंटेन पे पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाए, कभी नेगेटिविटी भी मन में आ जाती है, तो कभी थक जाती हैं. वहाँ पे आपके पास ये लगता है मन में कभी कि यार काश ये मैं माउंटेन पे अब पहुँच गई होती, इतना थक गई हूँ, अब तो कुछ आराम करने को मन कर रहा है, कुछ ऐसी स्थिति होती तो फिर क्या सोचती है? वेल फ़िलहाल तो मतलब ये ज़रूर होता है बिकॉज दिस इज़ नॉर्मल. आप किसी भी स्पोर्ट्स में हो आप थकोगे, लेकिन वो जो एक एक्साइटमेंट और एक जो इच्छा शक्ति होती है ना कि मुझे जाके ऊपर अपने तिरंगे को लहराना है, वो एक इतनी स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति होती है. तो ये सब जो डिफ़िकल्टीज़ आप फेस करते हो वो इतनी कुछ बड़ी लगती नहीं है. एंड एक्चुअली पता है मैं एक ऐसी तरीके की कैरेक्टर बन चुकी हूँ कि मुझे ना बिना डिफ़िकल्टीज़ के कुछ अब इंजॉय नहीं आता है. अरे वाह, तो आई बहुत रियली अच्छी लाइक बात. डिफ़िकल्टीज़. डिफिकल्टी हैज बिकम ए वे ऑफ लाइफ फॉर यू. एब्सोल्युटली. चलिए एक और प्रश्न आपका. एक्सक्यूज मी मैम. मैम, व्हेन डिड यू स्टार्ट योर दिस कैरियर एंड हाउ? So I was 7 when I started mountaineering with my father, and then when I was 19 I got the opportunity to climb Mount Everest in 2013, and then later on I kept on getting the opportunities, and also I had this thing in mind. एक और चीज़, पहाड़ बुलाते हैं. मुझे लगता है नेचर के सामने आप इतने छोटे होते हो हमेशा, तो हमेशा नतमस्तक होके रिस्पेक्ट के साथ जो लोकल्स हैं, जो भी आपके साथ सपोर्ट टीम में हैं, सबको एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए हम ऊपर पहुंचते हैं. यही बात पहाड़ों के बारे में जैसे साची ने कहा, उसी तरह से समुद्र भी वैसे ही बुलाता है. Absolutely. समुद्र के नीचे भी जो स्कूबा डाइविंग करने वाले लोग होते हैं, उनको भी वहाँ नीचे जाके जो कैसे हारमनी में लोग रह रहे हैं, कैसे हारमनी में सब कुछ चल रहा है, एक सिम्फनी की तरह से सब चीज़ चल रही है, इसका आभास होता है. अगर हम अपने पेरेंट्स को कहें कि हमने ये चीज़ करनी है तो दे जस्ट से कि हाँ आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो, ये बाद में कर लेना, ये कभी और कर लेना. सर वी डोंट गेट दैट टाइप ऑफ सपोर्ट. तो उस चीज़ के लिए हम कैसे मैनेज कर पाएँ? सी आई रियली थिंक सबसे पहले तो जब आप मल्टीपल चीज़ों में होते हो ना, लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड शेयर दिस फैक्ट दैट यू एक्चुअली डेवलप न्यू ब्रेन सेल्स विच इज़ वेरी गुड फॉर यू. एंड सेकेंडली, regarding like about the studies, I think I was the best student consecutive 3 years. I was good at studies and also in my co-curricular activities. लेकिन ये भी ना without support of my teachers wouldn't have been possible. So I think teachers and friends and everyone have played important role. And parents, देखो आजकल मुझे लगता है चीज़ें बदल रही है. There is positivity. Parents ने सीखा है कि physical fitness अपनी life में बहुत ज़रूरी है. तो because पहला सुख निरोगी काया, अगर आप फिट हो तो आप खुश रहोगे, मेंटली हेल्दी रहोगे, एंड देन यू विल बी एबल टू फोकस ऑन योर वर्क ऑल्सो. सो आई थिंक आप अपने धीरे धीरे गोल सेट कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से अपना पैशन फाइंड आउट कर लोगे. देयर विल बी टाइम्स यार एक बार ही कुछ सेटबैक आएगा, एक बार ही कोई फेलियर आएगा, लेकिन अल्टीमेटली ना वो जो इनर कॉल होती है ना, जो आपको एक्साइट करती है, उसको सुनो. वो आपको आपके मेन मकसद तक लेके जाएगी. दूसरी एक बात और मैं साची की ऐड करना चाहूँगा. साची ने जो कहा वो बड़ा वैलिड बात है. जब आप देखिए आज ह्यूमन ब्रेन हम जो जितना इस्तेमाल करते हैं, शायद जितनी कैपेसिटी हमारे ब्रेन की है उसका 10% भी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं. ये करेंगे, अपना माइंड को विकसित करेंगे, उसका यूज़ करना ज़्यादा इस्तेमाल. जैसे उन्होंने कहा कि
मेरा दिमाग अपने आप उसके अंदर ब्रेन सेल और खुलते चले गए। तो ये होगा आपके साथ। जी, what is your message to my viewers sitting at home? Well, for viewers, I think, you know, there is nothing which can stop you. You just have to follow your inner call and just give your 100%. जो भी करो अपना पूरा दिल के साथ, अपने तन मन धन लगा के करो। और आई थिंक कर्म ही एक सबसे बड़ी, कर्म योग जिसे कहते हैं, कर्म एक ऐसी चीज़ है, इट विल वर्क एज अ मेडिटेशन फॉर यू पीपल। एक्चुअली में आप लोगों को कहीं इधर उधर मोटिवेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली जो बिगेस्ट मोटिवेशन है वो आप खुद हैं। आपको बस अपने आप को सुनना है। आई थिंक आजकल बाज़ार में, समाज में बहुत क्लटर्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, लेकिन एक कॉन्शियस होता है हमारा जो आपको हमेशा बोलेगा, चाहे आप कुछ भी गलत काम करेंगे, वो आपको हमेशा एक आवाज़ देगा। उसको सुनना शुरू कीजिए, वो इतना स्ट्रॉन्ग बन के आएगा एंड यू हैव द इनफाइनाइट पावर। वेरी गुड, बहुत बहुत साची, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए यहाँ पे, हमारे लोगों को, यहाँ लोगों को भी, और जो घर पे बैठे आपको देख रहे हैं उनको मोटिवेट किया। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज की क्या लर्निंग हमारी, कौन बताना चाहेंगे? सर, शो के स्टार्टिंग में आपने जैसे बोला कि बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, आप क्लियर नहीं हो कि आप कभी माँ हो, कभी आप बहू हो, कभी आप बेटा हो, कभी आप एक देशभक्त हो। सर, मैं यहाँ बैठ के इतनी देर से ये सोच रहा था कि आखिर कहाँ से हम शुरुआत करें। हम अपने बचपन से शुरुआत करें कि मैं कौन हूँ। आपने पिछले शो में कहा था कि अपने प्रेजेंट से सीखो, तो सर क्या मैं प्रेजेंट से स्टार्ट करूँ कि मैं कौन हूँ, या फिर सर मैं अपने फ्यूचर को देख के सोचूं कि मैं क्या बन सकता हूँ? तो सर इसके बारे में मैं क्लियर नहीं हूँ सर, इससे आपसे। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, वेरी गुड। जैसा मैंने पहले कहा आपको, पहले तो आप क्या बनना चाहते हैं, कैसे आप अपने आप को जाना लोगों को जनाना चाहते हैं, वो तय करिए और उसके लिए काम करना शुरू करिए। और काम करना कहाँ से? बाय लिविंग इन द प्रेजेंट। आप इस समय में क्या हो? इस समय में यू आर ए लर्नर, दैट इज व्हाट यू आर। जब क्वेश्चन पूछेंगे ना, हु एम आई एम ए लर्नर एट दिस मोमेंट, दिस इज द फैक्ट ऑफ दिस मोमेंट, ओके। देन अभी यहाँ से निकल के जाएंगे, यू आर प्लेइंग ए गेम, यू प्लीज कंसंट्रेट इन दैट। एट दैट टाइम यू आर ए स्पोर्ट्समैन, यू शुड रिमाइंड योर सेल्फ दैट एट द मोमेंट मेरा धर्म जो है इस समय गेम खेलना है, इस गेम के प्रति श्रद्धा रख के काम करना है। जब आप घर में अपने माँ बाप से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे आप बेटे हैं, अपने माँ बाप को कैसे व्यवहार करना, उनसे किस प्रकार से पेश आना, ये आपको जानना होगा। उस समय में आप बेटे का रूप में काम कर रहे हैं, तो आपका जो मैं कौन हूँ, इस बात का जवाब हर समय अलग अलग अवस्थाओं में अलग जवाब आपको मिलेगा। लेकिन प्रेजेंट में रहना आपको सीखना पड़ेगा। इस समय में मैं क्या हूँ, इससे आगे ढूंढने का प्रयास मत करिए। उससे आगे ढूंढने की बात करेंगे तो अध्यात्म की बात में चले जाएंगे। उसके लिए समय है आपके पास, मेरे ख्याल से। जी, क्या सीखा अभी? अगर हम 10 जने भी इकट्ठे हो जाते हैं, लाइक सोसाइटी का डेवलपमेंट जो नहीं हो रहा है, पॉवर्टी हम लोग कहते रहते हैं, बट पॉवर्टी रिजॉल्व करना इतना भी बड़ा टास्क नहीं, अगर हम लोग खुद भी इनिशिएटिव ले लें। आई एग्री विद यू, आई एग्री। अगर एक बच्चे को आप सिखा देंगे एक काम करना, तो वो सीख गया, और वो बेचना, उसको मोटिवेशन फिर मिलती रहेगी, वो दोबारा भीख मांगने नहीं जाएगा। Absolutely. ये चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ। आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू 100%। साधुवाद आपको बहुत बहुत। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लाइफ एक्सपीरियंस, आपकी ऑटोबायोग्राफी हमेशा मेरे लिए एक इंस्पिरेशन रही है। सर, जैसा अभी आपने कहा, हु एम आई, अपने आप को डिस्कवर करने के लिए हमें अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स डिस्कवर करने होते हैं। लेकिन सर कई बार होता है लाइफ में हमारे शॉर्ट रन गोल्स भी होते हैं, लॉन्ग रन गोल्स भी होते हैं। सर कई बार मैंने एक्सपीरियंस किया है, शॉर्ट रन चेस करते करते लॉन्ग रह गए, लॉन्ग को चेस करते करते शॉर्ट में प्रॉब्लम आ गई। सर ऐसा क्या करें कि दोनों मैनेज हो जाए, या किसी एक में एक्सेल हो जाए, या ऐसा क्या करें जो अच्छे से दोनों चीज़ हो जाए? वो देखिए, जैसे साची ने क्या कहा, एक समय में जब आप कुछ करते हैं तो गिव इट 100% टू दैट। आप अपने आप को कंफ्यूज मत करिए। लेकिन सर अगर मुझे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग शॉर्ट, इसमें मत जाइए। अब मुझे तय करना है कि मेरा पहला पड़ाव कौन सा है। यहाँ से मैं इस स्टेशन से निकलूंगी, अब इसके बाद मेरा पड़ाव अगला कौन सा। उस पड़ाव पर पहुँच गए आप, और उससे आगे जब चलना है तब वहाँ तय करिए कि अगले पड़ाव पे कहाँ जाना। तो
तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन नहीं हुआ तो फिर ये दुविधा नहीं मिलेगी आपको। तो आज की बात का कंक्लूजन यही कि आप हर डिफरेंट समय में डिफरेंट हो। कोई एक एंटिटी के नाम से अपने आप को आप नहीं जान सकते, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरा, जितना कुछ देने जानने की भावना अगर जहाँ तक होगी आपकी, जैसे कि कालरा साहब को देख के आपने किया, तो उसमें आपकी भावना और ज़्यादा क्लियर होगी अपने आप के बारे में भी, अपने आप को पहचानने में भी। और तीसरा, जो जैसे सांची ने कहा कि जो करो उसको 100% करो, उसके बारे में 99.99% मत करो। तो ये आज का कंक्लूजन है। और जो कुछ है वो आपके पास अपने अंदर है, कोई बाहर सॉल्यूशंस मत ढूंढिए, अपने अंदर ढूंढिए। आपके पास सब कुछ सॉल्यूशन आपको अपने अंदर मिलेगा, उसमें आपको पता लगता रहेगा। बुलाना चाहूँगा ये नंद किशोर जी गर्ग, चेयरपर्सन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, to say a few words to my audiences and to all of you as well. सहज बनो, सरल बनो, सीखने की इच्छा रखो, रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। और इसके 2 उदाहरण अभी आपने देखे, तीसरे स्वयं भाई सुभाष जी हैं। तो आप, मैं समझता हूँ कि जीवन में कोई न कोई रोल मॉडल होना चाहिए। पहले होते थे, हम जब पढ़ते थे स्कूलों में, पिछले 20 साल में रोल मॉडल केवल शाहरुख खान और ये खान और वो खान हो गए, और बाकी सबको हमने भुला दिया। मैं समझता हूँ कि एक बहुत मीडिया के माध्यम से संस्कारों को जीवित करना, और कैसे आज इस एक शो में मैंने देखा सुभाष जी एक बुजुर्ग के पैर छू रहे थे। तो ये जो संस्कार फिर से जागृत हो जाए इस शो के माध्यम से, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सुभाष जी को अधिक शक्ति दें, अधिक सामर्थ्य दें कि 700 करोड़ लोगों का, जैसे भी पता है 7.6 इनकी रीच तो सब तक हो सकती है, उन सब तक रीच हो, और ये पूरा विश्व एक ऐसा परिवार की तरह बन जाए। वसुदेव कुटुंबकम की जो हमारी धारणा है वो पूरी हो। मैं पुनः अपने सारे महाराजा अग्रसेन परिवार की ओर से, क्योंकि वो भी उसके हिस्से हैं, परंतु फिर भी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। चलिए, इसके साथ ही आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।